मैंने कहा और उसने रेलवे का पहला एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में निकाला और फिलहाल बिलासपुर में पोस्टेड है साइंस के लिए। एनसीईआरटी के बुक से 6 से लेकर आप 10 तक पढ़िए। क्वेश्चन का जो लेवल था ना, अभी चला गया सब्जेक्टिव टाइप में। पहले था ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 वर्ड में आंसर था। अभी क्या है कि जब तक आप एनसीईआरटी का बुक पूरा सब्जेक्टिव थ्रूली नहीं पढ़ते हैं, आपको उस पर कमांड नहीं होता, तब साइंस में पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो आपकी तैयारी एक स्ट्रेटजी के हिसाब से प्लान वाइज होना चाहिए। ये नहीं कि हमने फॉर्म डाला, पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ दिन एक आध महीना बीत गया तो हमने फिर पढ़ाई को बंद कर दिया। पता नहीं रेलवे का भी एग्जाम, ये मेरा चौथा जॉब है। मैंने चॉइस किया कि मेरा ये जगह मेरे लिए सूट करता है, मैं यहाँ जॉब करूँगा। अगर मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं रहती तो अगर जैसे तैसे मेरा कहीं निकल भी जाता तो जहाँ मिलता हमको वहाँ काम करना पड़ता। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है विपिन भैया, जिनका रेलवे टेक्नीशियन में है और ये इससे पहले भी 2 एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। तो रेलवे के जो भी एग्ज़ाम है उनको क्रैक करने की जो परफेक्ट स्ट्रेटजी होगी वो इनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं इनके बारे में। भैया अपने बारे में बताइए पहले। देखिए, मेरा नाम विपिन बिहारी पटेल हुआ और मेरा जॉब 2012 में हुआ है, मई 2012 में। और मैं फ़िलहाल रेलवे में पोस्टेड हूँ गोमो इलेक्ट्रिक लोको शेड में। तो भैया से जानते हैं कि इससे मतलब रेलवे टेक्नीशियन से पहले इन्होंने कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया था, बताइए उसके पहले बार। मेरी तैयारी लगभग 2004 के आसपास से शुरू हुई थी और मैंने 7-8 साल संघर्ष किया। तो मेरा 2012 में इलेक्ट्रिक लोको शेड गोमो में टेक्नीशियन के रूप में मतलब मेरा योगदान हुआ। ठीक उसी पीरियड में मैंने और जगह भी एग्ज़ाम दिया हुआ था। मेरा मुंबई टीसी में हुआ था, आपका भुवनेश्वर ग्रुप डी में भी हुआ था, और मेरा यहाँ पर क्या बोलते हैं बेंगलोर में टेक्नीशियन में भी वहाँ हुआ था। तो चूँकि धनबाद मेरा नेटिव प्लेस था, हमारी फैमिली यहाँ बहुत दिन से रहती है, तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन करना अधिक पसंद किया। उसका कारण था कि मतलब पूरा यहाँ का माहौल मेरा जाना पहचाना है, मेरा भाई परिवार सब मेरे साथ एडजस्ट हो गया इसी कारण से। तो भैया से जानते हैं हर एक सेक्शन के बारे में, जो एग्जाम से मतलब रेलवे के एग्जाम में जो 3 सेक्शंस आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीएस के बारे में और साइंस के बारे में, कि उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहले मैथ के बारे में बताइए कि मैथ की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका तैयारी किस फेज में है। अगर आप इनिशियल तैयारी में हैं, जब आप शुरू कर रहे हैं, तो पहले आपको अपना बेस बनाना होगा, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते थे आर एस अग्रवाल का बुक, सगीर अहमद का बुक। प्रेजेंट टाइम में उससे आपको क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है, आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक है, वो आपको उससे आएगा। आपका बेस बन गया। उसके बाद फ़िलहाल में मैथ के लिए अगर आपका तैयारी जब बेस कंप्लीट हो गया तो आप किरण पब्लिकेशन का बुक यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अभी मार्केट में जो करेंट प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से उसमें क्वेश्चंस है, टेक्निक्स भी कुछ ऐड किया हुआ है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप अपना मैथ के लिए आर एस अग्रवाल हो या सगीर अहमद का बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं शुरू में, जब आप इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आपका जो एक तैयारी का लेवल होता है ना, वो पॉपअप कर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप प्रेजेंट टाइम में किरण पब्लिकेशन का बुक मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे छोटे भाई लोग भी तैयारी करते हैं, और इसी स्ट्रेटजी पे मेरा हुआ तैयारी, एक मेरा भाई का भी हुआ बिलासपुर पे। मैंने कहा कि मार्केट में कोई भी आपका बात चल रहा है या कोई भी हवा बह रहा है, तैयारी उसके हिसाब से नहीं करना है। मैंने देखा हुआ है कहाँ कैसे है, मैंने कहा और उसने रेलवे का पहला एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में निकाला और फिलहाल बिलासपुर में पोस्टेड है। आपका भाई? जी सर, वो मेरा सेकंड भाई है और मेरे 2 भाई और हैं मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। वो बस मतलब कि क्या बोले, अब तक कभी मेरिट में छट जा रहे हैं, कभी कुछ किसी कारण से, मतलब उनका तैयारी का लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब निकलना ना निकलना बस समय की बात है। तो डिपेंड ये करता है कि आप तैयारी किस लेवल में करते हैं। अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो आर एस अग्रवाल, सगीर अहमद, इनके बुक से पढ़िए। उस पर आपको क्वेश्चन का पैटर्न, जो क्वेश्चन कंप्यूटर में जनरली आते हैं, जो हम लोग टाइम में आते थे 12-15 के आसपास तक, लेकिन बेस अभी भी उसी बुक से बनता है। आपका बेस उस बुक से बन गया। जब आपका पूरा कमांड उस बुक पर हो गया, फिर आप प्रेजेंट इस टाइम में आइए, तो आप अपने को रिफ्रेश करते रहने के लिए, हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए
किरण पब्लिकेशन का जो मैथ का बुक है वो बहुत अच्छा है प्रेजेंट टाइम में मेरे हिसाब से। जब तक आपकी तैयारी आपके हिसाब से 100% नहीं होगी तब तक आप कंपटीशन के लिए 65% क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरी तैयारी 100% कंप्लीट हो गई है, तो समझिए कि आपकी तैयारी 55-60 के आसपास कंपटीशन के लेवल में है। और वहाँ पर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है एग्ज़ाम हॉल में, आपका 10% वो डिपेंड करता है किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को निकालना है। जिस क्वेश्चन फंस गए उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर हार्ड क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो, नंबर तो सबका इक्वल रहता है। और भैया से जानते हैं रीजनिंग के बारे में कि उसकी तैयारी कैसे की जाए। देखिए रीजनिंग के लिए आपका एक राजेश चौहान सर जी हैं, जिनका पटना में इंस्टीट्यूट भी है। वो पटना में क्या और जाके पढ़ाने जाते हैं, तो हम लोग उनके बुक से तैयारी करते थे। रीजनिंग में 2 तरह का होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। तो उसमें आपका बुक आर एस अग्रवाल का भी है रीजनिंग के लिए और राजेश चौहान का भी है। आप की बेसिक तैयारी उससे बढ़िया हो जाएगी। उसका अगर आपकी बेसिक तैयारी कंप्लीट हो गई तभी आप रीजनिंग के लिए यूथ का बुक यूज आप कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन का। पब्लिकेशन का। ये सब आपके मतलब कि प्रिपरेशन को धार देते हैं। प्रिपरेशन का ये बेस नहीं है, प्रिपरेशन का धार देता है। आपके पास कुछ अगर तैयारी पहले से है तो आप इसको मतलब कि तैयारी को पॉपअप कर सकते हैं, आप उठा सकते हैं लेवल को। लेकिन आपका बेस बनेगा वही दोनों बुक से, क्योंकि हम लोग मार्केट में 5-6 साल भटके हैं। हमारे टाइम में तो क्या होता था कि अलग अलग बोर्ड का ये फिक्स था कि कहीं साइंस अधिक आएगा, कहीं मैथ आएगा, कहीं रीजनिंग आएगा, कहीं जीके आएगा। लेकिन अब क्या है कि पैटर्न बदल चुका है अभी 15-16 के बाद से। अब वो पैटर्न नहीं है, अब क्या है एग्ज़ाम सेंट्रलाइज होता है, पेपर सेंट्रलाइज रहता है, और क्वेश्चन का पैटर्न पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम हो गया है। तो जो 12-15 का पहले तैयारी था वो अलग था करने का, और अभी का तैयारी का ढंग अलग हो गया है। अभी आपका है कि NCERT बेस पढ़िए, बुक्स पढ़िए, लेकिन मैथ के लिए आर एस अग्रवाल, सगीर अहमद, GS के थी क्या बोलते हैं रीजनिंग के लिए राजेश चौहान, आर एस अग्रवाल, ये आपकी बेसिक तैयारी होगी। बेसिक के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको करंट तैयारी अगर तैयारी पहले से कोई आपका है तो मैथ के लिए किरण और रीजनिंग के लिए यूथ पब्लिकेशन अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। अब जानते हैं भैया से जीके जीएस के बारे में और करंट अफेयर के बारे में कि उसकी तैयारी कैसे की जाए। जीके जीएस के बारे में बताइए पहले। देखिए जीके जीएस में आपका तैयारी 2 तरह का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए तो आप पेपर पढ़िए। आपका मार्केट में बहुत सारा बुक्स है करंट अफेयर तैयारी के लिए, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो बेसिक है खासकर साइंस के लिए, आप लोग जनरली 8th तक करते हैं, लेकिन अगर आप 6th क्लास से साइंस के लिए NCERT के बुक से 6 से लेकर आप 10th तक पढ़िए। क्योंकि अभी जो हमने पेपर को देखा है, जो पेपर हमने एनालाइज किया है अपने हिसाब से, उसमें लगता है कि आपको NCERT का बुक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो लेवल था ना, अभी चला गया सब्जेक्टिव टाइप में। पहले था ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 वर्ड में आंसर था। अभी क्या है कि जब तक आप NCERT का बुक पूरा सब्जेक्टिव थ्रू नहीं पढ़ते हैं, आपको उस पर कमांड नहीं होता, तब साइंस में पकड़ नहीं बना पाएंगे। और करेंट अफेयर्स के लिए ये देखना है कि जो पेपर, कोई पेपर लीजिए आप, अगर आप हिंदी मीडियम है तो एक हिंदी पेपर लीजिए, एक इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश पेपर लीजिए। आप जिस लैंग्वेज में आपको ईजी फील होता है वो पेपर लीजिए और उसमें मार्किंग कीजिए। आपको उसमें कुछ भी नया चीज़ लगता है, साइंस या आपका जनरल साइंस जो हमारा होता है EVS टाइप का, सोशल साइंस, जियोग्राफी, कुछ भी आपको अलग लगता है, क्लाइमेट के बारे में, कहीं आपका कुछ अलग इन्वेंशन हो गया उसके बारे में, उसको आप डेट वाइज कॉपी में मार्क कर लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको कुछ याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है मेमोराइज करने में, तो उसको लिख करके अपने घर के दीवार पे चिपका दीजिए जहाँ तहाँ पर। जो चीज़ हार्ड है इजी तो आप याद कर लीजिएगा, जो चीज़ आपको कोई हार्ड चीज़ अगर याद करने में दिक्कत लग रहा है तो उसको दीवार पर कहीं हम चिपका देते हैं। घर जो हमारा स्टडी रूम है, आते जाते ना चाहते भी हमारा ध्यान उस पर पड़ेगा। और जो हमारा जो होता है ना पिक्चर वाइज देख करके जो हमारा दिमाग पढ़ता है 2 तरह से, एक मैपिंग करता है वो,
आपको हम पढ़ा देंगे कि भुवनेश्वर का जो मंदिर है इसमें ऐसे बना है, ऐसे बना, आपको नहीं समझ में आएगा। आप वहाँ गए, एक बार उसको आप देख लिए, उसको आप विजुअलाइज कर लिए, आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ गया हो। तो आप अगर अपने जो आपका स्टडी रूम है, जो आपको हार्ड, जो भी आपको हार्ड लग रहा है जीके में खासकर, उसको आप लिख के दीवार पर यहाँ तक स्टिकर मार के चिपका दीजिए। पढ़ने बैठे आपका वहाँ ध्यान पड़ा गया, आपको हो गया। आप खाने बैठे तो आपका ध्यान पड़ गया। तो बार बार आपका दिमाग जब क्लिक करेगा वो चीज़ ना, तो आपको अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है वो अलग होता है। आप तैयारी घर में करते हैं, आप घर में प्रैक्टिस सेट मारते हैं, तो यहाँ आपसे 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन वही आप अगर एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 75 80 करने में आपको प्रॉब्लम फेस आने लगता है। फिर आपको क्या लगता है कि मैं तो घर में 90 करता था, यहाँ पे मैं 75 ही कर पा रहा हूँ। अब ये जो प्रेशर होता है ना 15 नंबर का आसपास का, ये आपको गलती करने पर हम मजबूर करता है एग्ज़ाम हॉल में, और उसी में आप चूक जाते हैं। ये आपको लगना चाहिए कि अगर मेरी तैयारी 100% है और मैं 50 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो सब लड़के उसी के आसपास होंगे। जब मैं 55 मार रहा हूँ तो वो 60 70 नहीं मार सकते हैं। मैंने पढ़ा है और मैंने पूरे मन से पढ़ा है, तो मेरा तैयारी इस लेवल का है। लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकलते सोचते हैं कि अरे मैंने इतना मारा उतना, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी तैयारी पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वही तैयारी 2 स्तर का कभी ध्यान रखिएगा। एक बेसिक हो गया, आपका बेसिक जब बन गया किसी भी सब्जेक्ट का, साइंस के लिए है, ज्योग्राफी के लिए, सिविक्स के लिए, हिस्ट्री के कुछ भी है, आप 8 से लेकर 10 तक पढ़िए, और पुख्ता करना है तो 6 से लेकर 12 तक पढ़िए। आपका जीके में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी चीज़ है, साइंस, ये आपको नहीं छूटेगा। और जो करेंट अफेयर्स है आपको पेपर से डेली डेट वाइज कॉपी में आप नोट करते जाइए, इसे नहीं छूटेगा। तो आपकी तैयारी एक स्ट्रेटजी के हिसाब से प्लान वाइज होना चाहिए। ये नहीं कि हमने फॉर्म डाला, पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ दिन एक आध महीना बीत गया तो हमने फिर पढ़ाई को बंद कर दिया। पता नहीं रेलवे कब एग्ज़ाम लेगा, कोई रेलवे का कोई भी इंस्टीट्यूट जो है कब एग्ज़ाम लेगा, जब एग्ज़ाम का डेट आया तो पढ़ना शुरू कर दिया। तो उस हिसाब से तैयारी आप कभी नहीं निकल सकता है। आप इस प्लान पे तैयारी कीजिए बेसिक, और आपका जो करंट तैयारी है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम 2 से 3 साल का समय सफिशियंट है, अगर वैकेंसी टाइम टू टाइम निकलते रहती है। तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई तो बस समय की बात है, वैकेंसी कंपटीशन निकलेगा तो आपका होना तय है। एक जगह नहीं, आपका 2 4 जगह होगा। जैसे मेरा हुआ, ये मेरा चौथा जॉब है। मैंने चॉइस किया कि मेरा ये जगह मेरे लिए सूट करता है, मैं यहाँ जॉब करूँगा। अगर मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं रहती तो अगर जैसे तैसे मेरा कहीं निकल भी जाता, तो जहाँ मिलता हमको वहाँ काम करना पड़ता। तो 2 से 3 साल का मेहनत ज़िंदगी भर के लिए आपको, मतलब कि सुकून देगा। आप मनचाहा जगह पर नौकरी कीजिएगा, मनचाहा काम कीजिएगा, ये डिपेंड करता है। आप लुसेंट पढ़िए, वो एनसीईआरटी का एक जिस्ट टाइप का है। लुसेंट का जो बुक है वो समझिए कि एनसीईआरटी का जिस्ट है, मतलब कि क्या बोलते हैं, सारांश नहीं होता है किताब में, सबका उसमें छाँट छाँट के दिया हुआ है। आप लुसेंट भी पढ़िए, लुसेंट लगभग लोग पढ़ते हैं। लेकिन अपनी तैयारी को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास 2 ढाई साल का समय है, तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए, और आराम से पढ़िए, धीरे धीरे। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ें, आपको लगेगा अरे नहीं तो बहुत एनसीईआरटी का क्लास 6 का है, बहुत फास्ट जा रहे हैं। जितना आप पकड़ सकते हैं, कि जितना और रहे आपके पास, इन्हें कहा जितना ज़्यादा खाना खा लिए कल नहीं खाएंगे, वैसे नहीं, डेली पढ़ना होगा आपको। बस सिंपल एग्जांपल में से समझ लीजिए कि अगर बारिश धीरे धीरे हो रहा है, रिमझिम रिमझिम बारिश, वो आपके सर पे पड़ेगा ना, तो आपका शरीर भीगेगा, वो और वो पानी आपके सर पे यहाँ टिकेगा कुछ देर, वो आपको सर्दी जुकाम दे सकता है। मन इसका प्रभाव पड़ेगा आप पर। लेकिन वही बारिश मूसलाधार होगा तो पड़ेगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो तैयारी भी रिमझिम बारिश की तरह होता है, धीरे धीरे कीजिए, एकदम तह जमते जाएगा धीरे धीरे करके। फिर एक समय आएगा कि आपको खुद लगेगा। हम लोग जो पढ़ते थे अपने टाइम पे, तो हम लोग लुसेंट जो बुक है छोटा वाला, जो ये आपका सब्जेक्टिव है, वो उसको हम लोग 1 हफ्ता के अंदर में एक बार रिवाइज कर देते थे।
क्योंकि उसको पहले हम लोग पढ़े साल भर में, फिर उसको किए 6 महीने में, फिर किए महीना वाइज, फिर उसको कर दिए वीकली वाइज। अब उस बुक को हम सब महीने में 4 बार रिवाइज कर देते थे, क्वेश्चन छूटने की संभावना कहाँ से रहेगा। मैथ है, आर एस अग्रवाल का बुक हम लोग 1 महीने पूरा कंप्लीट बना लेते थे, अभी भी बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस हमारा हो गया। अब एग्ज़ाम में गए वहाँ पर, तो हमारा जो अंदर का डर है ख़त्म है। मतलब कि क्या बोलते हैं कि आपका तैयारी जितना पुख्ता होगा, तैयारी में समय लगाइए। ये नहीं आप फॉर्म डाल दिए, एग्ज़ाम 2 साल बाद है, कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जितना आपको समय मिलेगा, आपकी तैयारी उतनी बेहतर होती जाएगी। हाँ, जो आपका सोशल मीडिया वगैरह है, उससे थोड़ा आपको दूर रहना पड़ेगा। उसका लाभ भी है, हानि भी है। उसका अपना, जैसे हमको कोई देखना यूट्यूब पे कोई चैनल है या कुछ प्रोग्राम है, देख सकते हैं। लेकिन जिससे हमको फ़ायदा है, माने सिंपल चीज़ कि हमको सोशल मीडिया का यूज़ मनोरंजन के लिए नहीं करना है, नॉलेज के लिए करना है। नहीं मन लग रहा पढ़ने में, यूट्यूब खोल लिया, कोई भी चीज़ देख खोल लिए, कार कैसे बनता है, कुछ सीख रहे हैं वहाँ पर, ये चीज़, ये काम कैसे होता है, कुछ देखिए कि जिसमें कुछ नया चीज़ हो, मनोरंजन के लिए नहीं देखना है। एंटरटेनमेंट तो बहुत तरीका है, सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए कि उससे कुछ हम सीखें। आपका एक टाइम पास भी हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू आप नहीं पढ़ सकते हैं। 1 आध घंटा 10 मिनट, जब भी आपको जितना समय मन करे आप उसको देखिए, तो उसका यूज़, उसका भी यूज़ पढ़ाई के लिए ही कीजिए। कुल मिला के यही कहना है कि अगर आपको ये पेड़ काटना है, आप टांगी उठाए इसको काटना शुरू कर दिए कुल्हाड़ी से, नहीं कटेगा। आपको 8 घंटे का समय है, काट देना है। आप उस कुल्हाड़ी को जितना आप धार दीजिएगा, धार देने में 6 घंटा समय लगाइए। जितना उसका धार बन गया, बस 1 घंटे में पेड़ कट जाएगा। आप आपकी धार कमजोर है तो पेड़ आप 8 घंटे में भी नहीं काट पाइएगा, वही तैयारी होता है। आपको आपने तैयारी बस बोले ना कि 2 साल का समय काफ़ी है, लेकिन हाँ, तैयारी इस लेवल में कंटिन्यू रहना चाहिए। डेली आप 7 से 8 घंटे पढ़िए, आपको कंपटीशन कोई भी निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो भैया से जानते हैं कि मॉक टेस्ट के लिए मतलब कहाँ से मॉक लगाया जाए, जैसे तैयारी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मॉक कहाँ से लगाए, मॉक के बारे में बताइए। देखिए, आप तो एक प्रैक्टिस घर में भी कीजिए, रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। और मतलब कि एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आप ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, और आप एक बार ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कीजिए। अगर आपका शुरू में स्कोर कम भी आता है, तो उससे मतलब डिमोरलाइज नहीं होना है। जितना भी स्कोर आया आपका, मान लीजिए कि 30% ही आ रहा है, कोशिश कीजिए कि अगले वीक में मेरा 31% हो जाए, अगले वीक में 35 हो जाए, घटना नहीं चाहिए। जो भी मेरा एक पहला अटेम्प्ट में आ गया, ज़्यादा तो कोई अच्छी बात है, अगर कम आता है तो उसको वीकली उसको आप डिवाइड कीजिए कि हम इस वीक में 2% बढ़ाना है, अगले वीक में 2% बढ़ाना है। जहाँ जहाँ कमी लगे आपको, खाली अपनी कमी को आप दुरुस्त करते रहिए ना, आपका जो तैयारी का लेवल है अपने बढ़ जाएगा। वो ऑनलाइन हो, आपका नंबर अच्छा आएगा तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इतने लोगों के बीच मैंने ये रैंक लाया है, मेरा इतना नंबर है। आप घर में करते हैं तो आपको ये लगता है कि नहीं मैंने अच्छा कर लिया है। आप अकेले करते हैं तो मैंने इतना देर में 80 क्वेश्चन किया, 90 क्वेश्चन किया है। लेकिन जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत तरह का है, पैकेज में भी आता, लोग देख लेंगे सुविधा के हिसाब से। लेकिन अगर आप वहाँ टेस्ट देते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तो आपको एक कंपटीशन का मतलब कि माहौल मिलता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम हॉल का, वो आपके दिमाग से हट जाएगा। आपको भी लगेगा ना कि आम एग्ज़ाम हो रहा है। जब जाए एग्ज़ाम देने के लिए, मॉक टेस्ट का ये फ़ायदा है कि कंटिन्यू देते रहना था ना, तो बोलते हैं तो डेली देते हैं, आज भी दे रहे हैं, वही सोच के देना है कि मेरे लिए आज जो देते हैं जनरल मॉक टेस्ट, वही है मेरा, ये मॉक टेस्ट ही है। अगर आप सोच लिए कि ये जॉब के लिए है, तो आपका दिमाग डर जाएगा, आप प्रेशर में आ जाएंगे, तो 5-10% नंबर ऐसे भी कम हो जाएगा। रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट आता है, उसको मारिए। आपका जो एग्ज़ाम वगैरह कोई भी पेपर कहीं हुआ तो यूट्यूब वगैरह में कहीं भी आता है, उसको एनालाइज कीजिए, या जो कोई बढ़िया चैनल आप चूज कर लीजिए कि भाई उसमें बढ़िया एनालाइज करता है, उसको देख लीजिए, वहाँ से कुछ सीख लीजिए। और उसके बाद सारा कुछ देख करके कि नहीं भाई मेरा तैयारी कंप्लीट है, मैं सही से पेपर को एनालाइज कर पा रहा हूँ कि जीके में इतना पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, रीजनिंग यहाँ से पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है,
साइंस यहाँ से पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है, तब आप आपको लगे कि मेरी तैयारी 100% हो गई है हर तरह से, आप संतुष्ट हो जाएं, तो फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। चाहे एग्ज़ाम 2 महीने बाद रहे, 6 महीने बाद रहे, जितना मॉक टेस्ट दीजिएगा आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान कभी नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़, आपका जो मतलब कि ऑनलाइन का जो ये होता है, कंप्यूटर कुछ भी है, आपको एक उसका भी टेंशन मन से हट जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट देने का, मॉक टेस्ट खासकर, फ़ायदा ही होता है। जितना भी नंबर आए, वीकली वाइज, मंथली वाइज, आप टारगेट बना लीजिए कि हमको अपने स्कोर को लेवल अप करते जाना है। तो ये रहेगा मॉक टेस्ट, मतलब देना ऑनलाइन बहुत ही अच्छा है। तो जैसा कि भैया ने बताया कि आप बेसिक तैयारी करें, फिर उसके बाद एडवांस की तरफ जाए, और मॉक जो है वो आप लगा सकते हैं ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन मॉक लगाना है तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, उसका प्रो जो आता है वो बहुत सस्ते रेट में है। तो अगर वो आप हमारे लिंक से खरीदते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर परचेज कर सकते हैं। और भैया मिलवाने वाले हैं, मतलब अपने भाई से, छोटे भाई से, इनको ये गाइड करते हैं। इससे पहले भी एक भाई को गाइड किया तो उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, रेलवे टेक्नीशियन 2015 में। तो इनको भी ये गाइड कर रहे हैं, तो कुछ बात करवाएंगे इनसे कि ये किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैंने इनको केवल गाइड कर दिया कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना है, और मैंने इनकी जो बेसिक तैयारी है वो करवा दी है। करेंट अफेयर्स जब भी मार्केट में चल रहा है, सब कुछ मैथ और जीके जो भी चीज़ है उसे करते हैं। और ये 2-3 एग्ज़ाम में, मतलब कि मेरिट में 1 नंबर से 2 नंबर से जो होता है ना एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, ड्यू टू उसके कारण बस इनकी तैयारी लगभग लेवल में आ गई है। तो हमको इन पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस साल हो या अगले साल हो, मैंने 2-3 साल के अंदर ये कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी तैयारी का लेवल मुझको पता है, और मैंने जो कहा है इन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो किया है। तो बस इनसे बात थोड़ा कर लीजिए कि किसी भी एग्जाम इनको कैसा फील होता है। तो भैया से जानते हैं कि इन्होंने कैसे किस एग्ज़ाम की तैयारी की है, और लगभग एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते होते रह जाता है, मतलब मेरिट में इनका 1-2 नंबर से रह जाता है। तो जानते हैं इनसे इनकी तैयारी के बारे में। भैया बताइए थोड़ा। जैसे भैया बताए थे वैसे ही शुरू हम लोग स्टार्टिंग किया था, अपना बेसिक क्लियर हो गया। उसके बाद से अपना बुक ले लिए रेलवे के लिए हम लोग, जैसे हो गया किरण का ले लिए, बत्ती के लिए मतलब मैथ्स के लिए, और यूथ कंपटीशन टाइम हो गया रीजनिंग के लिए, और प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं हम लोग। हो गया आपका किरण पब्लिकेशन का, हो गया आपका, और आपका एस.के. झा सर का भी हो गया वो सब। तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और मेरा जो है NTPC 2021 में PT क्लियर हो गया था। मेंस कुछ नंबर से 2-4 नंबर से नहीं हो पाया था, और पहला एग्ज़ाम था, थोड़ा प्रेशर में नहीं झेल पाए थे मात्र उससे। अब टेक्नीशियन 2018 में मेरिट में छट गए थे, तो इसके चलते अब लगे हैं हम। और देखिए अब इस बार डाले हैं LP का डाले हैं, टेक्नीशियन का डाले हैं। इस बार तैयारी हो रहा है, देखिए अब मॉक टेस्ट भी लगाते हैं टेक्स्ट बुक से। मॉक टेस्ट रेगुलर लगाता है किस टेक्स्ट बुक से? टेक्स्ट बुक से तैयारी है ना लगभग लेवल में, अब एग्जाम निकलना समय की बात है कि होता है ना कॉन्फिडेंस कि मेरा हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस अंदर। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होता, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होता है। हमको थोड़ा सा जो है साइंस का जो है ना, जो हम लोग इस बार मतलब मेरिट में छटे हैं साइंस की वजह से, क्योंकि मैं पूरा अपने एनालिसिस किया हूँ। तो साइंस जो है मेरा थोड़ा सा उतना मतलब ही नहीं है। तो भैया बताएं कि नहीं तुम NCERT का है था क्लास 9-10 और अच्छा है तो 6 से पढ़ो तुम। तो मैंने ऐसा ही स्टार्ट किया है, तो उससे मुझको बेनिफिट मिलता है। और टेस्ट में देखे हैं मॉक टेस्ट में भी, तो उससे बेनिफिट मिलता है। तो NCERT का बहुत फ़ायदा है। तो जैसा कि भैया ने आपको बताया कि रेगुलर मॉक दे रहे हैं, कि तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग 4 भाई हो गए, तो मेरा हो गया, और मेरे स्ट्रेटजी से जो मेरा भाई एक और था जो 2 नंबर भाई है मेरा, और उनका बिलासपुर में हुआ। जो 3 नंबर भाई हैं उनका भी वह होते होते रह गया, जिनका हुआ उनसे उनका नंबर अधिक था, तो वो भी तैयारी के लेवल में ही है, उनका भी लेवल कंप्लीट है और इनका भी लगभग लेवल कंप्लीट है। तो हमको उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर मेरे दोनों भाई निकल जाएंगे, क्योंकि तैयारी का जो एक लेवल है तो होता है ना, अगर आप उसको किसी भी फील्ड में अचीव कर लीजिएगा, आप अगर थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दें और थोड़ा इंग्लिश को सही कर लें, तो ये बैंक का भी निकाल सकते हैं। क्योंकि बैंक और रेलवे में क्यों रीजनिंग और आपका जो इंग्लिश है और जो मैथ का जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसी का डिफरेंस होता है, थोड़ा लेवल क्वेश्चन का हाई रहता है। रीजनिंग यही रहेगा कि थोड़ा सा लेवल उसका हाई रहेगा,
मैथ सेम है, थोड़ा लेवल हल्का सा हाई रहेगा और थोड़ा इंग्लिश रहेगा। मैंने अगर अपने तैयारी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं ना, तो आप रेलवे और बैंक और एसएससी आराम से निकाल सकते हैं। तीनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है। अब बोलिएगा कि उसमें डिफरेंस अंतर ऐसा क्यों पड़ता है, क्योंकि रेलवे के एम्प्लॉय को हार्ड वर्कर और आपका थोड़ा सा उसके अंदर में लॉजिक भी रहे, काम करना है, तो इसका सिलेबस जीके होता है, थोड़ा रटने वाला टाइप का होता है। बैंक का जीएस बिल्कुल नॉर्मल होता है। रेलवे एम्प्लॉय को मैथ नॉर्मल चाहिए, तैयारी का लेवल नॉर्मल रहता है। बैंक में क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन करते रहना दिन भर कंटिन्यू, तो आपका माइंड फेडअप नहीं करे, तो इसलिए जो मैथ का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, रीजनिंग थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि जॉब का जो नेचर है ना, आपका जो तैयारी का सिलेबस ढंग है उस हिसाब से बनाया गया है। सब्जेक्ट वही रहता है, लेकिन अब इस जॉब में हमको माइंड का अधिक यूज है, तो हमारा मैथ, जिस लड़के का मैथ अधिक स्ट्रांग रहेगा, अपर लेवल में रहेगा, वो लड़का कहीं कोई भी कैलकुलेशन गलती नहीं कर सकता है, चाहे दिन भर में लाख कैलकुलेशन करे हो। उसका रीजनिंग बढ़िया है तो घबराएगा नहीं। यही चीज़ तैयारी, यही सब्जेक्ट है आपका यूपीएससी में भी रहता है। वहाँ क्या है, जॉब का नेचर अलग है, तो क्वेश्चन का पैटर्न भी अलग रहता है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना कि बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसको पढ़ना है सिलेबस में। आप सिलेबस को देख लीजिए, तैयारी, बेसिक, करेंट और मॉडिफाइड उसको करते रहिए। तो आज आप लोगों ने देखा विपिन भैया का इंटरव्यू, जिन्होंने रेलवे टेक्नीशियन के साथ और भी 2 एग्जाम्स क्रैक किया था और लगातार 10-12 साल से बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं उन भाइयों को। और गाइड करने का ये फ़ायदा है उनका कि जो उनका अनुभव है वो अगले को दे रहे हैं और उनका भी एग्ज़ाम क्रैक हो रहा है। अभी उन्होंने अपने भाई से मिलवाया, इन्होंने भी मतलब लगातार जो भी एग्ज़ाम में बैठते हो एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, लेकिन मेरिट में ये कुछ नंबर से रह जाते हैं। तो उम्मीद है कि इनका भी सिलेक्शन आने वाला जो वैकेंसी है इसमें हो जाएगा एयरपोर्ट टेक्नीशियन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनसे। धन्यवाद।